बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा सेकंड ईयर केमिस्ट्री, आज हम चैप्टर नंबर 3 में से आज हमारा टॉपिक है एलुमिनियम एंड इट्स कंपाउंड्स एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स, और हम इसमें कार्बन को स्टडी करेंगे। बेटा हम स्टार्ट करते हैं एलुमिनियम से। एलुमिनियम बेटा जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसलिए रिएक्टिव होने की वजह से ये फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलती, और ज़्यादातर ये मिलती है हमें मिनरल्स की फॉर्म में, और उनमें एलुमिनो सिलिकेट्स जो हैं बेटा वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, और ये एलुमिनियम हमें मिलती है नेचर में अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में। अगर हम इसकी अकरेंस देखें कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो कहते हैं कि एलुमिनियम जो है बेटा ये बहुत अबंडेंट एलिमेंट है, और ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो है बेटा ये पहले दो अबंडेंट एलिमेंट है, और उनके बाद जो थर्ड अबंडेंट एलिमेंट है वो है एलुमिनियम। नॉर्मली बेटा ये एलुमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में पाई जाती है रॉक्स में और अर्थ के आउटर पोर्शन के ऊपर। हम इसकी एलुमिनियम की बेटा मिनरल्स जो है इनको स्टडी कर लेते हैं। इनके नेम और फार्मूलाज बेटा आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर और एमसीक्यू के तौर पर बेटा आपने याद रखने हैं एलुमिनियम की मिनरल्स और उनके नाम और उनके फार्मूलाज। नेम्स ऑफ द मिनरल्स एंड फार्मूलाज ऑफ द मिनरल्स, ये बेटा आपने जो है वो एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखने हैं। तो पहला जो बेटा जो हमारे पास मिनरल है वो है फेल्ड्स्पार, और इसका फार्मूला है KAlSi3O8, या फिर इसको हम इस तरह भी पढ़ लेते हैं K2OAl2O3.6SiO2। तो ये जो फार्मूला है बेटा ये ज़्यादा सूटेबल है, आप लोगों ने इसको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है मिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, इसको आपने लाजमी याद करना है। इसका फार्मूला है KH2Al3SiO4 3 टाइम्स। इसके बाद बेटा क्ले, या इसको हम काओलिन भी कहते हैं। इसका जो फार्मूला है वो है H2Al2SiO4 2 टाइम्स H2O, या इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं Al2O3.2SiO2.2H2O। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो मिनरल है वो है कोरंडम। इसका फार्मूला है Al2O3। ये बेटा जो मिनरल है ये इसमें एलुमिनियम अपने ऑक्साइड की फॉर्म में है। इसके बाद है बेटा एमिरल्ड। इसका जो फार्मूला है वो है Al2F2SiO4। गिब्साइट Al2O3.3H2O, या इसको आप AlOH 3 टाइम्स इस तरह भी पढ़ सकते हैं, यानी कि ये यहाँ पे एलुमिनियम जो है वो अपने हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में है। इसको हम एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल बॉक्साइट। इसका आपने नेम लाजमी याद रखना है क्योंकि ये बहुत अहम है। Al2O3.2H2O इसका नाम और फार्मूला। बेटा ये आपने दोनों जो है वो याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट MCQ है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQ है। और इसका MCQ बेटा जो है वो आपको साइड पे टेबल में भी नज़र आ रहा है, बॉक्साइट। नेक्स्ट है बेटा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का जो फार्मूला है वो है Na3Alf6। डायास्पोर, डायास्पोर का फार्मूला है Al2O3.H2O। तो ये थी बेटा मिनरल्स ऑफ एलुमिनियम, ठीक है। इनके नेम और हमने केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो स्टडी किए हैं। तो इनमें जो है वो बॉक्साइट बेटा जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी जो है बेटा वो आपने याद रखनी है शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एलुमिनियम। बेटा एक क्वेश्चन है कि वाई एलुमिनियम इज सेड टू बी क्रोयन फ्री। क्या एलुमिनियम को जो है वो क्रोयन फ्री क्यों कहते हैं। बेटा क्रोयन क्या होती है, क्रोयन में ऑक्सीडेशन होती है कि मेटल की। जब हम ओपन एयर में एलुमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा एलुमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो के Al2O3 बनाती है, जो एलुमिनियम का ऑक्साइड है। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास ये बेटा जो है वो एक मेटल है एलुमिनियम की
जिसको हम एलुमिनियम कहते हैं। अब जैसे ही इसको मैंने ओपन एयर में रखा, ओपन एयर में मैंने जो है इसके ऑक्सीडेशन या क्रोजन के लिए इसको रख दिया, जैसे ही ये Al2O3 बनेगा बेटा, ये Al2O3 जो है वो एयर में बन के इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। और जैसे ही Al2O3 की लेयर जो है बेटा वो इस पूरी एलुमिनियम के ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी और इसको प्रोटेक्ट करेगी फर्दर क्रोजन से। तो ये जो लेयर की मौजूदगी की वजह से बेटा वो कहता है कि प्रोटेक्शन हो जाती है इसकी फर्दर क्रोजन से, जिसकी वजह से जो है वो एलुमिनियम को हम क्रोजन फ्री भी कहते हैं। तो इस पैराग्राफ को आपने रीड कर लेना है, इस सवाल का जवाब इसमें लिखा हुआ है। अगर हम पाउडर फॉर्म में एलुमिनियम ले लें और उसको हम हीट करें हाई टेम्परेचर पे, तो एलुमिनियम के साथ क्या होगा कि मैंने एलुमिनियम ले ली पाउडर फॉर्म में और उसको 800 डिग्री सेल्सियस पे मैंने उसको हीट करना शुरू कर दिया, तो बेटा वो एयर में जो है एयर के साथ रिएक्शन करेगी और एयर में जो है वो दो कॉमन गैसेस मौजूद हैं जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, एक है ऑक्सीजन और दूसरी है नाइट्रोजन। तो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो अपना ऑक्साइड बना देगी जिसको हम एलुमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। और जब ये रिएक्शन करेगी नाइट्रोजन के साथ यानी एयर में मौजूद N2 के साथ रिएक्शन करेगी, तो फिर बेटा ये क्या बना देगी, एलुमिनियम नाइट्राइड बना देगी, एलुमिनियम नाइट्राइड बना देगी। इसके बाद बेटा ये जो दो रिएक्शन हमने यहाँ पे पढ़े हैं ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, इनका फ़ायदा क्या होता है? इनका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो कहता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए हम एलुमिनियम के रिएक्शंस को, इन रिएक्शन को इस्तेमाल करते हैं थर्माइट प्रोसेस के ऊपर। थर्माइट प्रोसेस बेटा एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम एलुमिनियम का किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं। क्योंकि एलुमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन गेन कर लेती है, यानी कि रिडक्शन करवा देगी मेटल ऑक्साइड की। और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज़ होती है और इस हीट को हम इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग पर्पस के लिए, इसलिए इसको हम कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। ये क्या है? थर्माइट प्रोसेस है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद वो कहते हैं एलुमिनियम की प्रॉपर्टी है कि वो हीट रिलीज़ करती है, तो इस वजह से ड्यूरिंग द रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड वो हीट रिलीज़ करती है, या वो एयर में रिएक्शन करके जो है वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, तो उसमें हीट रिलीज़ जो हो रही होती है उसको हम फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। अब एलुमिनियम के अंदर बेटा एक खासियत है कि वो ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकती है, वो नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकती है, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए। क्योंकि एयर बबल में क्या होता है, एयर में क्या है, ज़्यादातर एयर में ऑक्सीजन है और उसके साथ क्या है, ज़्यादातर नाइट्रोजन है। तो एलुमिनियम जो है वो एक टाइम में इसके साथ भी रिएक्शन कर सकती है और इसके साथ भी कर सकती है। तो अगर हम किसी सब्सटेंस में से एयर को निकालना चाहते हैं, इसका मतलब हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मोस्टली जो है वो बाहर निकालना चाहते हैं, दोनों को हम उसके रिएक्शन करवा के एलुमिनियम के साथ बाहर निकाल सकते हैं जब हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं वहाँ उस रिएक्शन में। नेक्स्ट बेटा इसका रिएक्शन है नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल में हमारे पास आ जाते हैं हेलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन। तो ये सबसे रिएक्शन कर सकती है। जब ये रिएक्शन करती है एल्यूमिनियम हेलोजन से यानी क्लोरीन से, तो ये AlCl3 बना देगी। जब ये रिएक्शन करेगी हाइड्रोजन से, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना देगी। एसिड से कैसे रिएक्शन करेगी, बेस से कैसे रिएक्शन करेगी बेटा, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होती है नेचर में, यानी एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकती है, बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकती है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्शन रिलीज़ करेगी जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगी और जब वो बेस के साथ रिएक्शन करेगी। दोनों सूरतों में वो जो है वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगी। तो हम इसके रिएक्शन को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विद एसिड। तो एसिड में हमारे पास है HCl। जब HCl के साथ एल्यूमिनियम बेटा रिएक्शन करती है तो ये सॉल्ट बनाती है और साथ में क्या बना रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रही है। सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब एल्यूमिनियम जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगी, और आपने याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड से एल्यूमिनियम कब रिएक्शन करेगी, जब हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा। डाइल्यूट अगर है सल्फ्यूरिक एसिड तो उससे जो है वो ये रिएक्शन नहीं करेगी। जब एल्यूमिनियम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो H2SO4 से रिएक्शन करेगी तो बेटा ये इस अपना सॉल्ट बनाएगी जिसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 टाइम्स, और साथ में SO2 गैस रिलीज़ करेगी और साथ में क्या बनाएगी, वाटर बना देगी। और जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के साथ तो बेटा HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड से ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती किसी भी कंसनट्रेशन पे।
क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो उससे क्या होता है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन होती है और जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो Al2O3 हमने अभी कहा था कि लेट्स सपोज के हमने अगर इसकी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो होता है वो एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर बेटा जो है ना वो जमा हो जाता है और उसको प्रोटेक्ट करता है फर्दर रिएक्शन से, तो इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड के साथ ये सेटिस्फैक्टरली रिएक्शन नहीं करती। तो इस खसूसियत को हम इस्तेमाल करते हैं, इस खासियत को हम इस्तेमाल करते हैं कि हम अगर नाइट्रिक एसिड हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको फिर हम उस टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं जो एलुमिनियम से बना हुआ होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो एलुमिनियम से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए। इसके बाद बेटा डी पे है कि रिएक्शन विद अल्कलीज के साथ रिएक्शन जब करती है तो ये एलुमिनेट बना देती है। क्या बना देती है? एलुमिनेट बना देती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती है, तो ये एलुमिनियम है। ये अल्कली से रिएक्शन करेगी वाटर की मौजूदगी में, तो क्या बना देगी? सोडियम एलुमिनेट, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से रिलीज़ हो रही है। तो ये थे बेटा हमारे पास रिएक्शंस ऑफ एलुमिनियम। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं एलुमिनियम के यूजेस को बेटा आपने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखना है। यूजेस को आपने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखना है। इसके बाद बेटा हम यूजेस हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला यूज़ है कि एलुमिनियम जो है वो बहुत लाइट एलिमेंट है या बहुत लाइट मेटल है, यानी कि वो कहते हैं 3 टाइम्स जो है 3 गुना कम डेंस होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है आयरन की निस्बत, लेकिन इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इस खसूसियत को हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, तो इसको हम कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एयरक्राफ्ट, शिप्स और कार वगैरह की जो बॉडी है उसमें एलुमिनियम जो है वो इस्तेमाल की जाती है। एक्सीलेंट कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हम उसको हीट एक्सचेंजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं केमिकल में, ऑयल में और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में। एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर होता है रेडिएंट एनर्जी का, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। नॉन मैग्नेटिक होता है, इसलिए बेटा हम इसको इस्तेमाल करते हैं नेविगेशनल इक्विपमेंट में। इसके बाद बेटा गुड रिड्यूसिंग एजेंट होती है एलुमिनियम, इसलिए हम इसको केमिकल और स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल भी करते हैं। नॉन टॉक्सिक होती है, इसलिए फूड और ब्रीविंग इक्विपमेंट जो होते हैं या पैकेजिंग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एलुमिनियम जो है बेटा वो अलॉय बना देती है मेटल के साथ, जैसे कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गई, निकल हो गया, जिंक हो गई, इनके साथ जैसे ही मिलेगी तो मिक्सचर बन जाएगा। तो दो मेटल्स का मिक्सचर जो है वो हमेशा हम उसको क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं। हम घरों में बेटा एलुमिनियम जो है ना वो हमें मिलती है कुकिंग यूटेंसिल्स में। विंडो का फ्रेम जो है वो बना होता है या किचन की जो फॉयल होती है उसके अंदर जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं एलुमिनियम को बेटा पेट्रोल और मिल्क स्टोरेज टैंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हीट को रिफ्लेक्ट करती है और ये सूरज से जो हीट रोशनी आ रही है उससे भी जो है वो हीट रिफ्लेक्टर है ना बेटा, तो ये सनलाइट को भी रिफ्लेक्ट कर देती है वापस, और जो पेट्रोल या मिल्क है उसको ये हीट नहीं मिल पाती। ठीक है, तो ये आपने इस बात को बेटा जो है वो इस प्रॉपर्टी को आपने याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है ग्रुप नंबर 4A एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 4A जो है उसको हम पहले हम उनको टेट्रल्स कहा करते थे, टेट्रल्स। ठीक है, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है टेट्रा, यानी कि ये ग्रुप नंबर 4A है ना, तो 4 को हम टेट्रा कहते थे। और इन एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर 4A के जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में आप जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? इनको हम टेट्रा कहते थे। उसके बाद हमने इनको ग्रुप नंबर 4A कहना शुरू कर दिया। ठीक है, जब हमने पीरियोडिक टेबल की नई फॉर्म जो है बनाई, मॉडर्न फॉर्म बनाई, तो हमने इनको ग्रुप नंबर 4A कहना शुरू कर दिया। अब बेटा ग्रुप नंबर 4A जो है इसमें क्या है? इसमें कार्बन है, इसमें सिलिकॉन है, इसमें जर्मीनियम है, इसमें स्टेनस है और इसमें लेड है। तो ये एलिमेंट है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, स्टेनस है, जिसको हम स्टेनस को हम टिन कहते हैं, और लेड है बेटा इनमें। तो ये एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास ग्रुप नंबर 4A में मौजूद हैं। तो ये बेटा जो एलिमेंट है ग्रुप नंबर 4A के, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये बेटा एलिमेंट जो है ना इनमें कार्बन टू लेड जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है, और ग्रेजुअल जो है वो नेचर भी एलिमेंट्स की चेंज हो रही है। कैसे नेचर चेंज हो रही है कि हमारे पास बेटा कार्बन और सिलिकॉन जो हैं ये दोनों
ये नॉन मेटल्स हैं। ये क्या हैं? ये नॉन मेटल्स हैं। और टिन और लेड जो हैं बेटा ये दोनों क्या हैं? मेटल्स हैं। तो यानी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेटालिक बिहेवियर या मेटालिक करैक्टर जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ कर रहा है। इसके बाद बेटा हमने एक टेबल में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है सबकी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सबकी हमने लिखी हुई है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपने देख लेना है। कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा कार्बन की। कार्बन और सिलिकॉन जो हैं ये ग्रुप नंबर 4A में मौजूद हैं। और ये क्या हैं? ये नॉन मेटल्स हैं। ये क्या हैं? ये नॉन मेटल्स हैं। ये एलिमेंट्स क्या हैं? ये नॉन मेटल्स हैं। मेटालिक करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बेटा इंक्रीज कर रहा है कार्बन टू लेड, यानी टॉप टू बॉटम के हमारे पास सबसे पहले कार्बन है, कार्बन के बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद बेटा जर्मीनियम है, जर्मीनियम के बाद हमारे पास जो है वो स्टेनस है यानी टिन है, और टिन के बाद लेड है। तो टॉप टू बॉटम बेटा जो है वो मेटालिक करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज़ से बढ़ने से एलिमेंट्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत बढ़ती जाती है। तो हम कहते हैं मेटालिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ करता है। और कार्बन और सिलिकॉन जो हैं ये सिर्फ ग्रुप नंबर 4A के दो एलिमेंट हैं जो नॉन मेटल्स हैं। कैटिनेशन है, कैटिनेशन आप लोग जानते हैं ये सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है। किसी भी एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी से क्या मुराद है कि एक एलिमेंट अपने ही एटम से, एक एलिमेंट के एटम आपस में बॉन्ड बना के एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो ये एबिलिटी जो है वो हम 9th-10th क्लास से कार्बन के लिए पढ़ रहे हैं कि कार्बन जो है वो आपस में बॉन्ड बना के एक लॉन्ग चेन जो है वो कार्बन एटम्स की बन जाती है। तो कार्बन का ये सबसे पेक्यूलियर बिहेवियर है कि वो क्या कर सकती है? लॉन्ग चेन बना सकती है। ऑक्सीजन भी बेटा कैटिनेशन कर सकती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है उस कैटिनेशन उसकी स्ट्रॉन्ग तब होगी जब वो ऑक्सीजन के मौजूदगी में, यानी कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके वो कैटिनेट कर सकती है। यानी कि अगर मैं इस लिंकेज को देखूँ तो यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है, और उसके ज़रिए ऑक्सीजन के ज़रिए सिलिकॉन जो है वो कैटिनेशन कर रही है और लॉन्ग चेन जो है वो बना रही है। नेचर ऑफ ऑक्साइड, कार्बन और सिलिकॉन बेटा हमने कहा कि ये नॉन मेटल्स हैं। कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल हैं तो इनके नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। लेकिन जर्मेनियम, टिन और लेड जो है बेटा इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। बॉन्डिंग की नेचर, कार्बन और सिलिकॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। कार्बन और सिलिकॉन जो है वो कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं और क्लोराइड बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट बेटा, इनर्ट पेयर यहाँ पे एक लफ्ज़ है तो इसको आपने समझ लेना है कि इनर्ट पेयर का मतलब क्या है। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे मद्देनज़र रखता हूँ बेटा। अगर हम देखें तो कार्बन में, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम देखें जर्मेनियम में तो जर्मेनियम में 4s2 और 4p2 है, लेकिन उसके साथ क्या है? 3d10 भी है। यही अगर हम रिलेशनशिप लेके आए यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास टिन के अंदर 5s2 और 5p2 है, लेकिन साथ में 4d10 भी है। अब बेटा अगर हम जाएं लेड की जानिब तो लेड में 6s2 और 6p2 है, जो कि यहाँ से हम देखते आ रहे हैं कि वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन उसके साथ 4f और 5d भी है। अब बेटे आपने एक बात याद रखनी है, मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ। ये और ये यहाँ पे डी सब शेल जो है वो एस और पी के दरमियान में है। डी सब शेल जो है वो एस और पी के दरमियान में है। यहाँ पे एफ और डी जो है वो एक बड़े बड़े शेल सब शेल्स हैं जो एस और पी के दरमियान में, यानी कि यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर सकता है बॉन्डिंग के लिए, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे इसको 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे दरमियान में आ गया डी सब शेल। ये डी सब शेल और एफ सब शेल बेटा साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं। लार्ज होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये इस एस सब शेल को, जो वैलेंस शेल में मौजूद एस सब शेल है बेटा, उस एस सब शेल को डिप्रेस करके उसको न्यूक्लियस के करीब कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे बेटा ये होता है कि जिन सब शेल्स के वैलेंस शेल के अंदर एस सब जो डी सब शेल आता है
वो उनके जो s के इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के करीब चला जाते हैं डिप्रेस होके। इसको हम कहते हैं कि जब ये न्यूक्लियस के करीब चले जाते हैं तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा s वाला, ये बॉन्डिंग में फिर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसलिए जो है वो हम इस पेयर को कहते हैं इनर्ट पेयर और इस इफेक्ट को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बेटा इसको समझना है। वो कहते हैं द पेयर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दैट डज नॉट रेडली टेक पार्ट इन केमिकल कम्बिनेशन इज टर्म्ड एज इनर्ट पेयर एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है ना वो अब लोग जानते हैं ग्रुप नंबर 4A जो होता है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें से 2 पेयर बनते हैं। तो पहले जो 3 एलिमेंट हैं कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके जो 4 जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो तो इस्तेमाल हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पेज पे जाएं तो यहाँ पे जर्मेनियम में आ जाता है 3D जो होता है ना बेटा, इसको हम कहते हैं ये कॉम्पैक्ट होता है नेचर में। कॉम्पैक्ट से मुराद है कि स्पेस में इतना फैला हुआ नहीं होता, थोड़ा सा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। तो इसकी वजह से जर्मेनियम थोड़ी सी आसानी से जो है वह थोड़े से आप कह दें कि आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। आसानी से मुराद ये है कि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इन दोनों में है, ठीक है। तो इस वजह से ये जर्मेनियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है S2 के वो इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें टिन और लेड की, तो बेटा ये टिन और लेड जो है ना, ये इनके जो ये 2 पेयर में से जो S वाला पेयर है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसलिए हम कहते हैं कि टिन और लेड जो होते हैं वो मेटेलिक होते हैं। और टिन और लेड जो है बेटा ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली जो है वो शो करते हैं, यानी कि ये सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, S के इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट के। अब हम सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप नंबर 4A में सारे के सारे बेटा जो है ना वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, वैलेंसी सबकी 4 है। नॉर्मली हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो MH4 यानी 4 हाइड्रोजन से एट द सेम टाइम जो है वो रिएक्शन कर सकते हैं। और जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन के 4 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हमने शो भी की हुई है। किस तरह से ये जो है वो हाइड्राइड बनाते हैं। कार्बन का हाइड्राइड CH4 जिसको हम मीथेन भी कहते हैं, सिलिकॉन का हाइड्राइड जिसको हम साइलेन कहते हैं, जर्मेनियम का हाइड्राइड जिसको हम जर्मेन भी कहते हैं। जितने भी ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट हैं बेटा वो 4 क्लोरीन से एट द सेम टाइम बॉन्डिंग कर सकते हैं, चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड, टिन टेट्राक्लोराइड और लेड टेट्राक्लोराइड। इसी तरह बेटा ये जो है ना वो डाइऑक्साइड बनाते हैं MO2 टाइप, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, स्टेनस डाइऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड। तो ये इनकी जनरल खसूसियात है। इसके बाद बेटा हम अकरेंस ऑफ कार्बन पढ़ने जा रहे हैं। कार्बन वाहद ऐसा मेंबर है ग्रुप नंबर 4A का जो हमें फ्री स्टेट में मिलता है। कार्बन बेटा जो है वो हमें 2 स्टेट्स में मिलता है नॉर्मली। क्रिस्टलाइन स्टेट में मिलता है ये ग्रेफाइट और डायमंड की फॉर्म में, और अमार्फस स्टेट में मिलता है ये हमें कोल की फॉर्म में, चारकोल की फॉर्म में, कोक में, कार्बन गैस में, और ये कार्बन ब्लैक के अंदर जो है ये अमार्फस फॉर्म में होता है। और अगर हम इसकी मिनरल्स की बात करें तो एक इसकी मिनरल है लाइमस्टोन जिसको हम कैल्साइट भी कहते हैं, CaCO3। इसके बाद डोलोमाइट में होता है MgCO3.CaCO3। इसके बाद मैग्नीसाइट में होता है, मैग्नीशियम की मिनरल में भी हमने ये पढ़ा था, MgCO3। सिलिकॉन की मिनरल की बात करें तो बेटा सिलिकॉन की मिनरल में सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है जियोलाइट। जियोलाइट का फार्मूला होता है NaAlSiO3 2 दूसरी मिनरल है एस्बेस्टॉस, ये हमने पहले भी पढ़ी थी कैल्शियम के लिए। कैल्शियम CaMg3SiO3 4 टाइम्स। बेटा इसका नाम और फार्मूला आपने याद रखना है। काओलिन जो है बेटा ये एल्यूमिनियम की मिनरल में भी हमने पढ़ा था, H2Al2SiO4 2 टाइम्स H2O। जिरकोनियम के लिए भी हम पढ़ते हैं, तो इसमें भी सिलिकॉन पाई जाती है, क्योंकि मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो अपने सिलिकेट्स की फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं। सिलिकेट्स मतलब SiO3 की फॉर्म में, SiO4 की फॉर्म में, तो ZrSiO
4 टॉल्क या इसको हम सोप स्टोन भी कहते हैं H2Mg3 SiO3 4 टाइम्स। तो सिलिकॉन को बेटा अगर हम स्टडी करते हैं कि उसकी मिनरल्स तो हमने पढ़ ली हैं, अब सिलिकॉन जो है बेटा वो 25% जो है वो अर्थ क्रस्ट का मैस जो है वो रखता है। अबंडेंट, बहुत ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है। कार्बन की तरह जो है वो ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। इसके मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बेटा वो रॉक्स में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सिलिका और सिलिकेट्स। बहुत सारी मिनरल जो सिलिकॉन की होती हैं बेटा वो सल्फाइड की फॉर्म में मिलती हैं, सल्फेट की फॉर्म में मिलती हैं, फॉस्फेट की फॉर्म में मिलती हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में मिलती हैं, और इनके अंदर हाई प्रोपोर्शन होता है सिलिकॉन का। एज ऑक्साइड जो है बेटा ये क्वार्ट्ज की शक्ल में पाया जाता है। रॉक क्रिस्टल, एमेथिस्ट क्वार्ट्ज, स्मोकी क्वार्ट्ज, ठीक है, ये सारे क्वार्ट्ज जो हैं वो इसकी ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। सैंड जो है वो लार्जली सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, सिलिका जिसको हम कहते हैं। तो ओपल जो है वो हमारे पास एक वैरायटी है क्वार्ट्ज की। इसके बाद बेटा पेकुलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, ये आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो इसको याद रखना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने इसको याद रखना है, पेकुलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन का पेकुलियर बिहेवियर अल्टीमेटली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। कार्बन बेटा जो है ना वो अपने रिमेनिंग एलिमेंट्स की निस्बत डिफरेंट है। हर ग्रुप का पहला मेंबर अपने दूसरे एलिमेंट से थोड़ी सी पेकुलियर बिहेवियर शो करता है। कार्बन और जो है ना उसका मेटालिक करेक्टर बहुत कम है। कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं, बाकी दूसरे मेंबर जो हैं वो मेटलॉइड और मेटल्स हैं। इसके बाद कार्बन जो है उसके अंदर सलाहियत है कि वो कैटिनेशन कर सकती है। कैटिनेशन क्या होती है कि एक एलिमेंट की सलाहियत कि वो लॉन्ग चेन बना सके आइडेंटिकल, यानी अपने ही एटम के साथ। तो ये जो आइडेंटिकल एटम्स की लिंकेज है बेटा वो कार्बन को बाकी तमाम एलिमेंट से अलग करती है। और कैटिनेशन की एबिलिटी जो है बेटा वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती जाती है कार्बन टू लेड। तो कैटिनेशन जो है वो कार्बन सबसे मैक्सिमम जो है वो कैटिनेशन कर सकती है। तो ये कार्बन की बेटा एक ख़ास जो है वो हम कहते हैं कि ये उसका बिहेवियर है। तो बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वो चैप्टर नंबर 3 जो है वो ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स तक हमने यहाँ पे तक बेटा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा बेटा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।